हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की और ख़ासकर एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है और बैंड भी हो सकता है। और बच्चों, जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन होता है या बैंड होता है। ठीक है, इनमें से हमने कॉन्टिन्यूस और लाइन के बारे में बात करनी है। तो ये होता क्या है? जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, हम स्टडी कर चुके हैं उसको 10th में भी। जब वाइट लाइट पास होती है प्रिज्म में से तो वह 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। और हमारे पास एक पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं वेब ग्योर। ये कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें सारे बैंड्स आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, सारे कलर्स, कहीं पे कुछ गैप नहीं होता। तो ये जो होता है लाइट के केस में आता है। ठीक है, लाइट जब निकलती है और जब प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हम बोलते हैं वेब ग्योर। और ये जो होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ये तो होगी बच्चों लाइट की बात। लेकिन जब हम किसी गैस को या एटम्स को, किसी गैस के एटम्स में से लाइट को पास करते हैं या उसको एक्साइट करते हैं, उससे जो लाइट निकलती है वो हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दे पाती। उस स्पेक्ट्रम में, जैसे उसका स्पेक्ट्रम अगर बनाए हम, या तो ये मिस होगा या ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, तो वेब ग्योर पूरा नहीं आ रहा हमारे पास। कुछ कलर की वेवलेंथ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है हमारे पास। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है एमिशन से कैसे आया? हमने क्या किया, जो सपोज हाइड्रोजन है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, उसको एक्साइट कर दिया, जिससे वो ग्लो करने लग गया और उससे हमने उसको प्रिज्म में पास किया। तो सपोज हमारे पास कुछ लाइंस आ रही हैं, कुछ लाइंस नहीं आ रही हैं, तो हमारे पास एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन गया। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि लाइट जब पास होती है तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाती है, लेकिन अब ये नई चीज़ है कि ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा है। ऐसा क्यों बन रहा है? इसका आंसर जो है वो रदरफोर्ड साहब नहीं दे पाए थे। उनके हिसाब से तो एटम जो है उसमें जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है उन्होंने नहीं बताया, बस घूम रहा है। वो घूम रहा है तो वो कहीं भी घूम रहा है, घूम के जब नीचे आएगा तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगा, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। हमारे पास स्पेक्ट्रम जो आ रहा था वो डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। तो इसका आंसर हमें बोहर साहब ने दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। हमने एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करनी है। ओके, ये क्या होते हैं, कैसे आते हैं, इसको रब कर दूं।
हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की, उसमें भी हम बात कर रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। जब हम गैस के एटम्स में से चार्ज पास करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या उसको हम हीट अप कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे पास बच्चों जो स्पेक्ट्रम आता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होता है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर कहीं कहीं हमें कलरफुल लाइंस दिखती हैं, बाकी जो होता है सारा बैंड डार्क होता है। ये सारा डार्क है, ये एरिया सारा डार्क है, सिर्फ यही है हमें जो कलर दिख रहे हैं। ओके, बाकी सारा का सारा क्या है, ये डार्क एरिया है। तो स्पेक्ट्रम हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा, स्प्लिट होके आ रहा है। सारे डार्क स्पेक्ट्रम में कहीं कहीं पे कलरफुल लाइंस आ रही हैं पार्टिकल वेवलेंथ की। तो इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, ऐसा क्यों होता है कि हमें पास कॉन्टिन्यूस लाइट नहीं आ रही है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही लाइट आ रही है? ऐसा क्यों होता है? इस बात का आंसर हमें दिया था बोहर साहब ने। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या बताया था, उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया था सॉरी E इज इक्वल टू -30.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम अब ये बात कर रहे हैं कि बोहर साहब ने हमें कैसे आंसर दिया इस स्पेक्ट्रम के बारे में कि ये कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है। रदरफोर्ड साहब तो नहीं दे पा रहे थे, उनके हिसाब से तो कॉन्टिन्यूस ही आना चाहिए था, लेकिन बोहर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी घूम सकता है। उन्होंने उसके लिए एक डिसाइड कर दिया कि कुछ उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं जहाँ पर वो घूम सकता है। इनका नाम दे दिया उन्होंने एनर्जी लेवल्स, कि इन्हीं एनर्जी लेवल्स में वो घूम सकता है, इसके अलावा वो कहीं भी घूम नहीं सकता। सपोज हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, N क्या है, नंबर शेल 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो बोहर साहब ने हमें एक फार्मूला दिया E इज इक्वल टू -13.6 Z² N²। इन केस ऑफ हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, तो E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन N²। लेट N इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6। लेट N इज इक्वल टू 2, तो सेकेंड ऑर्बिट की कितनी आ जाएगी, 4 से इसको डिवाइड कर लो, है ना, -3.4 अनबाउंड आ जाएगी। ये सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही हैं। E3 की बात करें अगर हम, अपॉन 9 हो जाएगा, जो
-1.51 के करीब आ जाएगी। E4 की बात करें अपॉन 16 तो -0.85 समथिंग आ जाएगी। तो बोर साहब ने कहा कि जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी होएगी 13.6, जो सेकंड है उसकी होएगी -3.4, जो थर्ड है उसकी होगी 1.5, जो फोर्थ है उसकी होगी 0.85 एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट से, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहता है तो उसे -13.6 में से अगर 10.2 माइनस कर दें तो हमारे पास -3.4 आ जाएगा। तो उसको 10.2 की एनर्जी चाहिए। ओके, 10.2 की एनर्जी मिलेगी तभी वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी लेके वो चला जाएगा। तो पार्टिकल वैल्यू चाहिए उसको, ठीक है। अगर उसने उससे आगे जाना है तो थोड़ी सी एनर्जी उसको और गेन करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी भी वैल्यू जो है वो वही डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू लेके वो जंप कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड साहब कह रहे थे कहीं भी घूम सकता है, ऐसा नहीं है, उसके अपने एनर्जी लेवल्स हैं, वहीं पे घूम सकता है। और उसको फर्स्ट ऑर्बिट में रहना है तो उसकी एनर्जी -13.6 होनी ही चाहिए। इसके अलावा कोई और भी नंबर हुआ तो वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये वेल डिफाइंड है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी आती है वो कैसे आएगी, E2 - E1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो वापस भी तो आएगा। तो कहीं से भी आ रहा है, सपोज E2 से E1 में आ रहा है, तो E2 क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन N2 स्क्वायर, और E1 क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन N1 स्क्वायर। तो डेल्टा E क्या आ जाएगा, -13.6 N2 स्क्वायर प्लस 13.6 N1 स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13.6 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। E किसके इक्वल होता है, SC अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। तो जब एनर्जी की वैल्यू फिक्स है तो लैम्डा की वैल्यू भी तो फिक्स होनी चाहिए। यही रीज़न है कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ लेके ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है, हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर एनर्जी की वैल्यूज फिक्स है तो वेवलेंथ की वैल्यूज भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वेवलेंथ लेके वो चला जाएगा, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही प्रोड्यूस करेगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जैसे एनर्जी की वैल्यू फिक्स है हमारे पास, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, ऐसे ही वेवलेंथ की वैल्यू फिक्स है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी आ रहा है हमारे पास कॉन्टिन्यूस की तरह, डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये क्वांटाइज्ड है तो लैम्डा भी फिक्स है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही वो प्रोड्यूस करेगा जब वो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी स्टेट में पहुंचेगा, फ्रॉम एनी स्टेट टू एनी स्टेट। तो इस तरह हमें बोर साहब ने बताया कि हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो डिसकॉन्टिन्यूस क्यों बन रहा है। ओके, क्लियर।
तो हमारे पास वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं। N1 में कितना है 13.6, N2 में कितना है 3.4, N3 में कितना है 1.51, N4 में कितना है 0.85। ऐसे वैल्यूज कम होती जाएंगी और हमारा जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रल लाइंस वो पास पास आती जाएंगी। ऐसे ऐसे ये लाइंस जो एनर्जी की पास पास आती जाएंगी और ये इनफाइनाइट आ गई। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, ये ग्राउंड स्टेट है। वो इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। और फिर वो अलग अलग शेल से नीचे आ रहा है, 6 से, 5 से, 4 से, 3, 2 आ रहा है कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। मतलब उसकी N1 की वैल्यू तो 1 है, लेकिन N2 की वैल्यू जो है वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकती है। तो इससे एक स्पेक्ट्रम बन रहा है या एक सीरीज बन रही है। उस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमैन सीरीज। ठीक है, ये क्यों बन रही है मैंने अभी आपको बताया कि पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही वो एमिट करेगा। तो ये जो आती है हमारे पास लाइमैन सीरीज, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। लाइमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टडी किया था, उनके नाम से लाइमैन सीरीज पड़ गया इसका नाम। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सीरीज हैं जिनकी हम बात करते हैं, फिर इनको निकालने के फार्मूला की बात करेंगे। तो अगर वो फर्स्ट में आ रहा है तो हमारे पास जो बनती है सीरीज वो होती है लाइमैन सीरीज। लाइमैन जिसके लिए N1 जो है 1 है, N2 जो है वो 2 से लेके इनफाइनाइट है। ओके, अगर वो सेकंड शेल में आ रहा है तो हमारे पास आती है बार्मर सीरीज। तो इसमें N1 की वैल्यू बच्चों 2 है और N2 की वैल्यू 3 से लेके इनफाइनाइट तक है। ओके, अगर वो थर्ड में आ रहा है तो बनती है पास्चन। इसमें N1 की वैल्यू जो है 3 है और N2 की वैल्यू 4 से लेके इनफाइनाइट है। ओके, अगर वो फोर्थ में आ रहा है तो वो है ब्रैकेट सीरीज। साइंटिस्ट के नाम पे सर, यहाँ पर N1 की वैल्यू 4 है, N2 की वैल्यू 5 से लेके इनफाइनाइट है। ओके, अगर वो फिफ्थ तक आ रहा है तो है फंड सीरीज, पी साइलेंट है। इसमें N1 की वैल्यू 5 है, N2 की वैल्यू 6 से लेके इनफाइनाइट है। अगर वो 6 में आ रहा है तो हम्फ्री सीरीज है।
तो इस तरह चलती है ये सीरीज। जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, ये अल्ट्रावायलेट जोन में आती है। सिर्फ एक ही है विजिबल में जो है बामर, बाकी सारी जो है इंफ्रारेड में आती है। ओके, सिर्फ बामर की सीरीज ही है जो आती है विजुअल स्पेक्ट्रम में। तो आपने ये बिल्कुल याद रखना है कि लाइमन के लिए जो ग्राउंड स्टेट है N1 जो है वो 1 है, बामर के लिए 2 है, पास्टन के लिए 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है एंड फंड के लिए 5 है, हम्फ्री के लिए 6 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ रही हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं। ठीक है, अब इनको हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करेंगे उसकी बात करते हैं हम। हमारे पास फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू 13.6 1 अपॉन N1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N2 स्क्वायर। E क्या होता है, SC अपॉन लैम्डा। अगर SC को इधर ले आए तो अपॉन में चला जाएगा, ये पूरा का पूरा बच्चों एक कांस्टेंट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। हम लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर। ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 109678 समथिंग। ये सेंटीमीटर में आएगी 1.09 × 10⁵ अगर मीटर में करना तो 10⁷। ठीक है, बट ये वैल्यू याद करना बच्चों थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करो, आप ऐसे लिख लो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल लेके करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में N2 जो है वो सपोज 2 है और N1 1 है, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 माइनस 4, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 3/4। हमें तो वेवलेंथ चाहिए, वो क्या हो जाएगी 1/r 3/4। तो बच्चों 1/r की वैल्यू याद करो, r की मत याद करो। 1/r की वैल्यू याद करना आसान है, ये 912 या 911 लिख सकते हो आप। ये एंगस्ट्रॉम में होगी। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में होगी। अब इसकी आप कटिंग कर दोगे तो आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। इसको याद करने की बजाय आप r को याद करने के लिए ये वैल्यू याद करोगे 1.09 × 10⁵, जो कि बहुत ही कैलकुलेशन में मुश्किल देगी। तो आप r की बजाय 1/r याद करो, 912 या 911, तो आपका आंसर जो है एंगस्ट्रॉम में चला जाएगा। और ये वैल्यू याद करना आसान है, इससे कटिंग भी आसान हो जाती है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, आपका आंसर अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को याद करने की बजाय इस वैल्यू को याद करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ओके, तो इससे हम किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ को निकाल सकते हैं।
तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, जहाँ पर ये कांस्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया कांस्टेंट जिसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 109678। इसको ना याद करके अगर आप 1/r की वैल्यू याद करो, इसको डिवाइड करोगे ना 1 से, तो यही आंसर आएगा, इसलिए आप यही याद कर लो। तो इससे आपका सम जो है या न्यूमेरिकल जो है आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। ओके, तो बच्चों लाइमन सीरीज क्या थी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से भी फर्स्ट में आता है, तो यही है लाइमन सीरीज, है ना, जहाँ पर n1 की वैल्यू क्या है 1 है और n2 की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी है, सपोज इन्फिनिटी से आ रहा है और ये 2 से आ रहा है। तो बच्चों सबसे बड़ी वेवलेंथ जो है तब आती है जब सबसे छोटा ट्रांजिशन होता है। ये बात आपने याद करनी है कि सबसे बड़ी वेवलेंथ तब आएगी जब सबसे छोटा ट्रांजिशन होगा। मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे आएगी, जब हम n1 की वैल्यू 1 लेंगे और n2 की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे, तो इससे हमारे पास कौन सी वेवलेंथ आएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी। तो ये बात याद करनी है, किसी भी सीरीज में जो सबसे छोटा ट्रांजिशन होगा वो आपको लॉन्गेस्ट देगा और जो सबसे बड़ा होगा वो आपको शॉर्टेस्ट देगा। तो लॉन्गेस्ट का क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 3/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके अभी किया था हमने पीछे, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 1/r, जिसको आप 912 लिख लो, इंटू 4/3। तो कितनी आ गई हमारे पास 1216 एंगस्ट्रॉम। और सबसे छोटी कब आएगी, जब सबसे बड़ा ट्रांजिशन होगा, जब n1 होगा आपका 1 लाइमन सीरीज के लिए और n2 हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं, तो लैम्डा क्या आ जाएगा 1/r 912 एंगस्ट्रॉम। आप खुद ही देख लो, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू क्या है छोटी है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं लॉन्गेस्ट तब होगी बच्चों जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा, और शॉर्टेस्ट तब होगी जब सबसे लंबा ट्रांजिशन होगा। किसी भी सीरीज में चलेगी ये बात, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि लाइमन सीरीज जो है 1216 से शुरू होके 912 तक जाती है। इसके पीछे पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी तभी वो स्पेक्ट्रम बनेगा, और वही रीज़न है डिसकंटिन्यूस का, क्योंकि वैल्यू जो है फिक्स है, क्वांटाइज्ड है। ओके, तो आपको ऐसे सम पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल कि लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट निकालो। तो लॉन्गेस्ट हमेशा तब आएगी जब छोटा ट्रांजिशन होगा और शॉर्टेस्ट तब आएगी जब लंबा ट्रांजिशन होगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं आपसे
calculate lambda for second line in Balmer series in case of HE प्लस। ठीक है, तो सेकेंड लाइन का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो बच्चों, बार्मर सीरीज में N1 क्या होगा? 2 होगा। या तो वो 3 से आएगा या वो 4 से आएगा या वो 5 से आएगा। तो फर्स्ट लाइन कौन सी है? जब 3 से 2 पे आएगा बार्मर सीरीज के लिए। सेकेंड लाइन कब होगी? जब वो 4 से 2 में आएगा। तो सेकेंड लाइन का मतलब हुआ N1 बच्चों 2 है, N2 बच्चों 4 है। ठीक है, बाकी सब तो आसान है। 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/16। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखनी है आपने कि ये हीलियम है। हीलियम के लिए हम यहाँ पर Z स्क्वायर भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हीलियम जो है हाइड्रोजन के लिए लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है एटॉमिक नंबर की, इसकी 2 होती है, इसलिए हमारे पास 4 भी आएगा साथ में, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है? 1/λ RZ स्क्वायर। ओके, तो हीलियम का है तो हम Z स्क्वायर भी लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R 4 4 हो जाएगा 3/4। ओके, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 1/r। 1/r की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 912 इंटू 4/3। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सेकेंड लाइन के लिए। ओके, कई बार वो सेकेंड लाइन नहीं बोल के लिमिटिंग लाइन बोल देंगे। तब क्या करोगे बच्चों? जो लिमिटिंग लाइन होती है बेटे वो इनफाइनाइट होती है, तो उस समय आप N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दोगे बार्मर सीरीज के लिए। ओके, जब वो सेकेंड लाइन पूछेगा तो 4, थर्ड लाइन के लिए ऐसे चलता जाएगा आगे, और लिमिटिंग लाइन पूछेगा तो आप N1 की वैल्यू 2 ही रखोगे बार्मर के लिए, और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफिनिटी हो जाएगी। वो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है। ठीक है, कई बार वो ये लिख देगा H अल्फा या बीटा या गामा या डेल्टा। तो अल्फा 1 होता है, बीटा 2 होता है, और गामा क्या होता है? 3 होता है। मतलब ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। अगर अल्फा है तो वो हो जाएगी फर्स्ट लाइन, अगर वो बीटा है तो सेकंड लाइन, अगर गामा है तो थर्ड लाइन। तो यहाँ पर ये सेकंड लाइन है, इसकी जगह वो बीटा भी लिख सकता था। ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। यही क्वेश्चन जो है हमने देखा कि 3 तरह से घूम गया। वो सेकंड लाइन ना मेंशन करे, H बीटा मेंशन कर दे, तब भी उसका मतलब होगा सेकंड लाइन। अगर गामा मेंशन कर दे तो उसका मतलब होगा थर्ड लाइन। डेल्टा कर दे तो फोर्थ लाइन। अगर वो लिमिटिंग लाइन लिख दे तो N2 की वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। तो एक ही क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आपको आ सकता है। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन वो मुझसे पुट कर रहा है। ओके, क्लियर?
हमें ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस while transition from N8 to N2। ये क्वेश्चन दो तरह से आपको आ सकता है। एक तो पूछ सकते हैं मल्टी एटम्स के बारे में, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, अरबों खरबों एटम्स हैं। सपोज ये 8 है, ये 7 है, 6, 5, 4, 3, 2। वो 8 से 7 में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, 8 से 6 में भी जा सकता है, 8 से 5 में भी जा सकता है, 4 में भी, 3 में भी, और 2 में भी जा सकता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं क्योंकि एटम्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर कितने बन रही हैं लाइंस? 6 बन रही हैं। लेकिन वो 7 से भी तो 6 में जा सकता है, 7 से 5 में जा सकता है, 4 में, 3 में, 2 में। अब कितनी बन रही हैं? 5। वो 6 से भी जा सकता है, 6 से 5 में, 4 में, 3 में, 2 में। कितनी बनी? 4। वो 5 से भी जा सकता है। अब कितनी बनी? 3। वो 4 से भी जा सकता है। कितनी बनी? 2। और वो 3 से भी जा सकता है। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनी? 1। तो क्या आंसर आया? 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 21। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो हमारे पास कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आई? 21। बट इसको लर्न करना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों ना हम एक फार्मूला निकाल लें जिससे हमारा आंसर सही आ जाए। तो आपने वो फार्मूला याद करना है, N2 - N1। जगह नहीं है, मैं यहाँ से लेता हूँ। N2 - N1, N2 - N1 + 1/2। ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, 8 - 2 + 1/2, 6 7/2, 2 3 are 6। तो ऐसे भी 21 आया है, ऐसे भी 21 आया है। तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा वो, तो आप ये फॉर्मूला याद करना कि N2 - N1, N2 - N1 + 1/2। ठीक है। लेकिन अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे तो नहीं है। तो ये सारा का सारा जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑप्शन ही नहीं है। वो 8 से 2 में आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो पहले 8 से 7 में भी जा सकता है, 8 से 6 में भी जा सकता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास 6 लाइंस आ रही हैं। ठीक है,
तो इसके लिए अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हम फार्मूला लगा सकते हैं N2 माइनस N1 8 माइनस 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हो तो हमारा फार्मूला ये है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हो और वो भी ट्रांजिशन क्या हो रही है उसकी, एक ही इलेक्ट्रॉन की है, या वो ग्राउंड स्टेट में भी पूछ सकता है। सपोज वो N2 ना लिखे, यहाँ पर लिख दे फ्रॉम N8 टू ग्राउंड स्टेट इन बाल्मर सीरीज। ठीक है। तभी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करो और ऐसा लिख दे तो बाल्मर सीरीज की ग्राउंड स्टेट क्या है 2 है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बाल्मर सीरीज है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है 2 में, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 6। तो आपको ऐसे घुमा के वो पूछ सकता है। वो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपके लिए फार्मूला ये है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपके लिए फार्मूला ये है। या फिर वो मेंशन कर दे कि आप ग्राउंड स्टेट की निकालो, बाल्मर सीरीज की या पास्चन सीरीज के, पोफंड सीरीज की, फंड सीरीज की या हम्फ्री सीरीज की, तो आपके पास ये फार्मूला है। ओके। तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। ये भी डिस्क्रीट होता है, लाइन होता है। होता कैसे है, जब हम किसी कोल्ड डाइल्यूट गैस में से लाइट को पास करते हैं, ठीक है, तो उससे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर हमें डार्क बैंड्स दिख रहे हैं कहीं कहीं, ये ब्लैक लाइंस हैं इन कलरफुल लाइंस के बीच में। ठीक है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एमिशन में कैसा आया था, एमिशन में सारा ब्लैक आया था, कहीं कहीं पे हमारे पास ये वाली चीज़ें जो डार्क आई थी वो यहाँ डार्क है, यहाँ कलरफुल है, जो यहाँ कलरफुल है यहाँ डार्क है। ये कौन सा था, एमिशन था। अगर आप इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दोगे बच्चों तो स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये यहाँ आ गया, ब्लैक की जगह कलर आ गया, ये यहाँ आ गया तो इस ब्लैक की जगह ये कलर आ गया, तो स्पेक्ट्रम सारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब बनता है जब हम किसी कोल्ड डाइल्यूट गैस से लाइट पास करते हैं और फिर उसको देखते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन में हम उसको हीट अप करते हैं, ग्लो करने देते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं करते, कोल्ड गैस में से पास करते हैं तो पर्टिकुलर वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जो हमारे पास पहुंच नहीं पाती है वहाँ पर क्या आ जाते हैं, डार्क बैंड्स आ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसके लिए हम नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालेंगे, जैसे एमिशन के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था N2 माइनस N1 वाला, इसके लिए कैसे लगाएंगे, ये एब्जॉर्प्शन है बच्चे,
ये ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। सपोज N1 से N2 में जा रहा है, तो यहाँ से हमें देनी पड़ेगी कुछ, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितनी वेवलेंथ आ रही है? एक ही आ रही है, 2 - 1 नहीं आ रही है, ठीक है। इसको भी मत याद करो, पहले ये देख लो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सपोज वो N1 से N3 में जा रहा है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। N1 से N2 में भी जा सकता है और वो N3 में भी जा सकता है ना। जब हम ऐसे बात कर रहे थे तो वो ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था। को किसने एनर्जी लूज करनी थी, कैसे भी लूज करता, लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी दे रहे हैं उसको। तो क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ से वो यहाँ क्यों नहीं जा सकता, N2 से N3 में क्यों नहीं जा सकता। ये ऐसा होता है कि जब हमने किसी इलेक्ट्रॉन को हीट अप कर दिया, एनर्जी दे दी, फोटोन उसको दे दिया, उस फोटोन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो जंप करके N2 में पहुंच गया। अब N2 से N3 में पहुंचाने के लिए हमें उसको एक और फोटोन देना पड़ेगा। जब तक हम उसको एक फोटोन देंगे तब तक तो वो नीचे गिर चुका होगा, ग्राउंड स्टेट में आ चुका होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक तो एक्साइटेड स्टेट में रहता ही नहीं है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं उसको N1 से N2 पहुंचाया, अब N2 से N3 पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लाइट का सोर्स उसके ऊपर डालेंगे, उतने ही टाइम से पहले ही वो नीचे गिर जाएगा। तो फर्स्ट एक बार जो एक्साइट हो गया तो उसको हम सेकेंड टाइम एक्साइट नहीं कर सकते, एक्साइट होने से पहले ही वो डी एक्साइट हो चुका होगा, ठीक है। इसलिए हम ये रूल्स नहीं लगाएंगे। यहाँ पर तो वो नीचे गिर रहा था, कहीं से भी गिर जाता, एनर्जी लूज करनी है तो कितनी देर लगती है, ठीक है। सक्सेसिव एक्साइटेशंस हम नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो जो टाइम लैप्स है उसी टाइम लैप्स में वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बनता है N2 - N1। 3 से 1 की बात कर रहा है तो 3 - 1, 2 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा N2 - N1। क्लियर है? बस इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, ठीक है। यही हमारा स्पेक्ट्रम है जिसका आंसर हमें बोहर साहब ने दिया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।